दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि पृथ्वी का इसमें एक तिनके के बराबर भी वजूद नहीं है और इस अनंत अंतरिक्ष के अंदर ना जाने कितने ऐसे बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं जो अगर पृथ्वी से टकरा जाएं तो पल भर में हमारे इस प्लेनेट का नामो निशान तक मिटा सकते हैं। इन पत्थरों को उल्कापिंड, क्षुद्रग्रह या धूमकेतु कहा जाता है। आपको मालूम होगा कि समय समय पर पृथ्वी के ऊपर भी इन उल्कापिंडों की बारिश होती रहती है, जिसमें 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी से उन एस्टेरॉयड के टकराने की घटना भी शामिल है, जिससे डायनासोर का अंत हो गया। पृथ्वी पर ऐसे ही खतरे बार बार मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तक हमारे सौर मंडल में पृथ्वी का बड़ा भाई जुपिटर मौजूद है, तब तक कोई एस्टेरॉयड हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, हम इंसानों के रहने के लिए जुपिटर भले ही कितना भी खतरनाक ग्रह क्यों ना हो, लेकिन एस्टेरॉयड से हमारे पृथ्वी को बचाने में ये एक बड़े भाई की भूमिका निभाता है। और ऐसी ही भूमिका इसने 90 के दशक में निभाई थी, जब एस्टेरॉयड का एक बड़ा समूह हमारे पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। अगर उस समय जुपिटर हमारी रक्षा नहीं करता तो आज हम और आप में से कोई भी जिंदा नहीं होता। तो 90 के दशक के दौरान हुई वो घटना क्या थी? हमारे पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा एस्टेरॉयड का समूह कितना ज्यादा खतरनाक था और जुपिटर ने उनका पूरा हमला खुद पर झेलकर किस तरह से पृथ्वी की रक्षा की, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ये बात साल 1993 की है, जब वैज्ञानिकों ने जुपिटर ग्रह की तरफ बेहद तेज रफ्तार से एक धूमकेतु यानी कॉमेट को आते हुए देखा। वैज्ञानिकों ने इस कॉमेट को शूमेकर-लेवी 9 नाम दिया, जो 1994 के दौरान जुपिटर से टकराया था। ये पहली बार था जब वैज्ञानिकों ने किसी ऑब्जेक्ट को लाइव किसी ग्रह से टकराते हुए रिकॉर्ड किया। इत्तेफाक से उस समय गैलीलियो स्पेस प्रोब जुपिटर के बहुत नजदीक था, जिसके चलते हम इस घटना को ज्यादा अच्छे से कवर कर पाए। हालांकि शूमेकर-लेवी 9 जुपिटर के पिछले हिस्से से टकराया था, इसलिए हम इसके इम्पैक्ट को तो लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन 10 घंटे बाद अपने अक्ष पर घूमते हुए जुपिटर का यह हिस्सा गैलीलियो स्पेस प्रोब के सामने आया, तो हमें इस घटना की वजह से हुए डैमेज का नजारा साफ साफ दिखाई दिया। इसके टकराने से जुपिटर की सतह में एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था। गैलीलियो स्पेस प्रोब की मदद से इस इम्पैक्ट को जब स्टडी किया गया तो ये पता चला कि जुपिटर से टकराने से पहले शूमेकर-लेवी 9 का तापमान 23,700 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह तापमान सूर्य की सतह के तापमान से तकरीबन 4000 गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, टकराव के समय इस धूमकेतु की रफ्तार 2,14,365 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। हालांकि गैलीलियो स्पेस प्रोब जुपिटर के काफी ज्यादा नजदीक था, लेकिन फिर भी इस घटना की सबसे अच्छी तस्वीरें हमें हब्बल टेलीस्कोप के जरिए प्राप्त हुई। हब्बल द्वारा ली गई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों की मदद से ही वैज्ञानिकों ने इस घटना को गहराई से स्टडी करना शुरू किया। जब तक जुपिटर की ये साइड हमारी पृथ्वी की तरह रही, तब तक वैज्ञानिक इसको स्टडी करते रहे, लेकिन अपने अक्ष पर घूमने की वजह से जुपिटर का यह हिस्सा फिर से पीछे की तरफ चला गया और अब वैज्ञानिकों के पास 10 घंटे इंतजार करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वैज्ञानिकों ने सोचा कि जब जुपिटर की ये साइड फिर से इसके सामने आएगी तो ये अपनी इस रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन 10 घंटे बाद वैज्ञानिकों ने जो नजारा देखा वो उनके होश उड़ाने वाला था। दरअसल इस बार जुपिटर एक नहीं बल्कि कई सारे धब्बों के साथ था, जिनका मतलब साफ था कि इस ग्रह पर फिर से कोई कॉमेट टकराया था। वैज्ञानिकों ने जब इसको स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि जुपिटर के बेहद स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल की वजह से शूमेकर-लेवी 9 टकराने से पहले 21 अलग अलग टुकड़ों में टूट गया था। फिर ये सभी टुकड़े एक सीधी कतार में बंधकर जुपिटर की ओर बढ़ना शुरू हो गए थे। ये एक बहुत ही अद्भुत नजारा था, जिसे इससे पहले कभी भी नहीं देखा गया था। आपको बता दूं कि करीब 10 लाख किलोमीटर के एरिया में फैले ये टुकड़े एक एक करके जुपिटर से टकराते रहे और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी के दौरान पाया कि शूमेकर-लेवी 9 के इन 21 टुकड़ों में से एक टुकड़ा ज्यादा ही बड़ा था और इसे वैज्ञानिकों द्वारा फ्रैगमेंट जी नाम दिया गया। दरअसल
फ्रैगमेंट जी ही धूमकेतु का वो टुकड़ा था जिसके टकराने से जुपिटर पर सबसे बड़ा धमाका हुआ था। इस धमाके में 12,000 किलोमीटर डायामीटर के जितना एरिया पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। आपके संदर्भ के लिए बता दें कि एरिया हमारे पृथ्वी के डायामीटर से भी बड़ा है, यानी अगर ये टुकड़ा जुपिटर की जगह हमारे पृथ्वी से टकरा जाता तो ये पूरी तरह से नष्ट हो जाती और धरती पर जीवन का नामो निशान तक नहीं बचता। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि फ्रैगमेंट जी जुपिटर से जब टकराया तो उस धमाके में 60 लाख मेगाटन TNT के विस्फोट जितनी एनर्जी निकली थी। उस समय दुनिया में जितने भी परमाणु हथियार थे वो उन सब के कंबाइंड एनर्जी का भी 600 गुना ज्यादा का धमाका था। ये तो जुपिटर ही था जो इतने बड़े टकराव को झेल गया। अगर इसकी जगह कोई दूसरा छोटा ग्रह होता तो हो सकता कि इस घटना से हमारा पूरा सौर मंडल ही तबाह हो जाता। जुपिटर पर होने वाली ये तबाही फ्रैगमेंट जी के टकराने पर खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके बाद शूमेकर लेवी 9 के दूसरे छोटे छोटे टुकड़े कई दिनों तक इससे टकराते रहे। दोस्तों, जब कोई एस्टेरॉयड, धूमकेतु या उल्कापिंड किसी ग्रह पर आकर गिरता है तो उसके इम्पैक्ट की वजह से निकला मलबा आसमान में कई किलोमीटर ऊपर चला जाता है और फिर वो सारा मलबा ग्रेविटी और वायुमंडल के फ्रिक्शन की वजह से उस ग्रह पर आग के गोलों के रूप में गिरता है। ऐसा ही कुछ जुपिटर के साथ भी हुआ था, जहां उससे टकराने के बाद ये मलबा आकाश में 3000 किलोमीटर ऊपर जाकर फिर से वापस आग के गोलों के रूप में इस पर बरसा था। इस घटना की वजह से जुपिटर में कई सारे भूवैज्ञानिक परिवर्तन आ गए थे और इस ग्रह पर नए नए तूफानों का जन्म हो गया था। हालांकि इस घटना में एक चीज अच्छी हुई, ये कि वैज्ञानिकों को जुपिटर के बारे में ज्यादा बेहतर से स्टडी करने का मौका मिल गया। दरअसल 1994 के उस दौर में हमें जुपिटर के केमिकल कॉम्पोजिशन और इसके वायुमंडल में मौजूद गैसों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन क्योंकि इस धमाके की वजह से जुपिटर का काफी सारा मटेरियल स्पेस में चला गया, तो ऐसे में वैज्ञानिकों के लिए इन मटेरियल्स का स्टडी करना, जुपिटर के बारे में गहराई से समझना बहुत आसान हो गया। दोस्तों, अगर हमारे सौर मंडल में जुपिटर नहीं होता तो आज हम लोगों का भी कोई वजूद नहीं होता, क्योंकि अपने विशाल आकार और बेहद ताकतवर ग्रेविटी की वजह से सौर मंडल में आने वाली लगभग सभी उल्कापिंडों, एस्टेरॉयड और धूमकेतु वगैरह को अपनी तरफ ये खींच लेता है। और अगर शूमेकर लेवी 9 के रास्ते में जुपिटर नहीं आता तो इस कॉमेट के ये विशाल टुकड़े बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल जैसे छोटे ग्रहों से टकराकर उसे नष्ट कर देते। और अगर सौर मंडल का एक भी ग्रह नष्ट हो जाता तो यह हमारे पूरे सौर मंडल सिस्टम का अंत कर देता। यानी जुपिटर सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि हमारे पूरे सौर मंडल की रक्षा करता है। कुदरत ने हमारे सौर मंडल में जुपिटर को और सैटर्न जैसे ग्रहों की पोजीशन इतनी परफेक्ट रखी है कि इसकी वजह से हमारा पूरा सोलर सिस्टम इस तरह के खतरों से सुरक्षित रहता है। दरअसल पृथ्वी या दूसरे किसी भी ग्रह से टकराने वाले ज्यादातर एस्टेरॉयड और धूमकेतु वगैरह काइपर बेल्ट से हमारी तरफ आते हैं। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि काइपर बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम के छोर पर मौजूद पत्थरों का एक विशाल घेरा है। इस बेल्ट से निकलकर ये पत्थर अलग अलग ग्रहों से टकराते हैं। अब हमारे सोलर सिस्टम की बनावट कुछ इस तरह की है कि इसमें एक तरफ काइपर बेल्ट मौजूद है और दूसरी तरफ बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे छोटे ग्रह, लेकिन इनके बीच में जुपिटर और सैटर्न जैसे ग्रह भी मौजूद हैं। यानी काइपर बेल्ट से निकल रहे हर एक पत्थर का सामना पहले जुपिटर और सैटर्न के साथ होता है और यही वजह है कि पृथ्वी पर हम लोग चैन की जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जुपिटर या सैटर्न पर निर्भर होकर हम इस खतरे से पूरी तरह से बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि इन दोनों ग्रहों के रहते हुए भी एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकरा सकते हैं और ऐसा पहले कई बार हो भी चुका है। इसलिए वैज्ञानिक हाथ पर हाथ धरे रहने के बजाय दिन रात इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हम इंसान इस तरह के खतरे से खुद ही अपनी पृथ्वी को बचाने में सक्षम हो जाएं। वैसे आपको क्या लगता है, हम लोग इंसानी सभ्यता क्या कभी इतनी एडवांस हो पाएगी कि वो इस खतरे से खुद अपनी सुरक्षा कर सके? अपना जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय,
जय हिंद।